हेलो बच्चों। कल आप लोगों ने जो उसका पहला वाला वीडियो था उसमें पार्ट 2 मैंने पढ़ाया था। पार्ट 2 में कूलम्ब्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा था और कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको आने चाहिए, नीट और जेईई में पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ में कुछ चीज़ें और हैं जो आज हम लोग देखेंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि कूलम्ब्स लॉ क्या था कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मैंने आपको बताया था कि F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको बताया था सीजीएस में K की वैल्यू 1 होती है। ठीक ठीक, और एसआई सिस्टम में 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ठीक है, इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैंने कराए थे। ठीक, पूरा डिस्क्राइब कर दिया था मैंने कूलम्ब्स लॉ। जो छोटी छोटी चीजें थी वो सारी बता दी थी कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम कैसे निकाला जाता है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। कुछ पॉइंट्स है कूलम्ब्स लॉ के, वो आपको याद रखना है। देखिए, कूलम्ब ने बड़ा स्पष्ट कहा था, बहुत क्लियर कहा था कि दोनों पॉइंट चार्जेस, ध्यान रखिएगा, रेस्ट में होने चाहिए। मतलब अगर ये पॉइंट चार्ज है Q1 और एक ये पॉइंट चार्ज है Q2, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको क्या बुला रहा हूं, पॉइंट चार्ज। क्या बुला रहा हूं, पॉइंट चार्ज। ठीक है ना, क्या बुला रहा हूं, पॉइंट चार्ज, पॉइंट की फॉर्म में चार्ज। ठीक है ना, इनके तो मैंने क्या बताया था कि ये दोनों चार्जेस स्टेशनरी होने चाहिए। कूलम्ब ने कहा अगर ये स्टेशनरी होने चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब ये चार्ज स्टेशनरी होगा तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बताया था मैंने, चार्ज की प्रॉपर्टीज में बताया था कि चार्ज जब स्टेशनरी होगा तो कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर चार्ज मूव करने लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होने लगेगी। इसीलिए पॉइंट चार्जेस कभी भी अगर मूव कर रहे हैं तो वहां पर आप कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि चार्ज मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो यानी कि कूलम्ब्स लॉ के बारे में क्या लिखेंगे, इट इज नॉट वैलिड फॉर मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज because moving charges produces magnetic field also। ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर देगा, इसीलिए ये एप्लीकेबल नहीं होता। कूलम्ब्स लॉ हमेशा मूविंग चार्जेस में एप्लीकेबल नहीं होता है। समझ में आ रही है? ठीक है, दूसरा पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि दो चार्ज के बीच की कितनी मिनिमम डिस्टेंस हो कि हम कूलम्ब्स लॉ लगा सके। तो ध्यान रखिएगा, इट इज वैलिड a distance greater than 10⁻⁻15 मीटर। बहुत कम डिस्टेंस, 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा अगर डिस्टेंस है तो आप कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। ठीक है ना। अब क्या पढ़ा हम लोगों ने कि चार्ज अगर मूव कर रहा है तो क्या ये एप्लीकेबल है कूलम्ब्स लॉ? नहीं है। चार्ज अगर मूव कर रहा है तो क्या एप्लीकेबल है? नहीं है। दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से कम है तो एप्लीकेबल है? नहीं है। 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए ये 1 माइक्रोकूलम चार्ज है और ये 2 माइक्रोकूलम चार्ज है। इनके बीच की डिस्टेंस है मान लीजिए 1 मीटर। इन्होंने कहा इनके बीच फोर्स कितना होगा, चलिए निकाल लेते हैं, बड़ा सिंपल है। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो 1 माइक्रोकूलम इंटू 2 माइक्रोकूलम। अच्छा, माइक्रोकूलम को कूलम में बदल दीजिए
तो 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो कितना हो गया, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है ना, इंटू कितना हो गया 2 इंटू 10⁻⁻12, तो ये कितना हो गया 18 इंटू 10⁻⁻, कितना बचा ये, कितना बचा -3 बचा कि नहीं बचा, ये फोर्स आ गया। ठीक है, अब देखिए मेरे कहने का मतलब है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स आएगा, ये फोर्स दोनों पर बराबर लगेगा। बराबर का मतलब आधा आधा नहीं लगेगा। 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन फोर्स इस पर भी लगेगा और 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन का फोर्स इस पर भी लगेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि दो चार्जेस के बीच कभी भी आप फोर्स निकालेंगे, वो फोर्स जितना पहले चार्ज पर लगेगा उतना ही दूसरे चार्ज पर लगेगा। चार्ज की कुछ भी वैल्यू हो मायने नहीं रखती, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 2 माइक्रोकूलम की जगह 10 माइक्रोकूलम भी होता तो भी दोनों पर फोर्स सेम लगेगा। इसका मतलब इस पर भी फोर्स कितना लगेगा 18 इंटू 10⁻³ और इस पर भी फोर्स कितना लगेगा 18 इंटू 10⁻³। तो कभी भी आप दो चार्जेस के बीच कभी भी आप फोर्स निकालेंगे तो वो फोर्स की वैल्यू दोनों चार्ज पर क्या होगी, सेम होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो फोर्स की वैल्यू दोनों चार्जेस पर क्या होगी, सेम होगी। ठीक है ना? तो बड़ा सिंपल सा एक कंसेप्ट निकल के आया कि चार्ज कोई भी हो, चार्ज जितना भी हो, 10 माइक्रोकूलम या 30 माइक्रोकूलम कर दो, कुछ भी कर दो, फोर्स दोनों पर क्या होगा, सेम। तो अगर आपसे पूछ दे कि दोनों चार्जेस पर फोर्स का रेशियो क्या होगा, अगर मैं इस पर फोर्स F1 मान लूं और इस पर F2 मान लूं, तो दोनों फोर्स का रेशियो क्या होगा? भाई दोनों पर फोर्स बराबर है तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। तो ये कंसेप्ट निकल के आया कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उन दोनों चार्जेस पर फोर्स का रेशियो क्या होगा, 1:1। 1:1। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स मैं लाया हूं, कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लेते हैं इसमें। जैसे पहला न्यूमेरिकल है 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस plus 3 microcoulomb and plus 3 microcoulomb and plus 8 microcoulomb repel each other with a force of 40 Newton. Repel each other with a force of 40 Newton. If a charge of -5 microcoulomb, if a charge of -5 microcoulomb is added to each of them, is added to each of them, then the force between them becomes, then the force between them becomes, उन दोनों के बीच फोर्स कितना हो जाएगा। ठीक है, उन दोनों के बीच फोर्स कितना हो जाएगा। अब देखिए दो चार्जेस हैं +3 माइक्रोकूलम एंड +8 माइक्रोकूलम। बना लीजिए आप, ये रहा +3 माइक्रोकूलम और ये रहा +8 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं r है। ठीक है, अब अगर r है, देखिए इन्होंने क्या कहा कि इनके बीच फोर्स कितना लग रहा है, 40 न्यूटन। अब इन्होंने शरारत क्या की, इन्होंने कहा इफ अ चार्ज ऑफ -5 माइक्रोकूलम इज एडेड टू ईच ऑफ देम, -5 माइक्रोकूलम दोनों में ऐड कर दिया जाए तो बताइए अब फोर्स कितना हो जाएगा।
तो देखिए पहले इसकी इक्वेशन बना लें, दो चार्ज है 3 और 8, फोर्स है 40, डिस्टेंस है r, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या लगाते हैं कि Q1 इंटू Q2 यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन r स्क्वायर। फोर्स कितना है 40, ठीक है, तो K इंटू 8 3 24 10⁻⁻12 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 1। अब क्या कह रहा है कि दोनों को -5 माइक्रोकूलम चार्ज ऐड कर दिया जाए, दोनों में -5 माइक्रोकूलम चार्ज ऐड कर दिया जाए, तो देखिए 3 माइक्रोकूलम में ऐड करिए -5 माइक्रोकूलम, तो कितना बचा -2 माइक्रोकूलम। ऐसे ही 8 माइक्रोकूलम में ऐड करिए -5 माइक्रोकूलम, तो कितना बचा 3 माइक्रोकूलम। कितना बचा 3 माइक्रोकूलम। बात समझ में आ रही है? तो फिर दोबारा फिगर बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। हाँ, कितना हो जाएगा, पहला चार्ज कितना आ गया -2 माइक्रोकूलम, दूसरा कितना आ गया प्लस का 3 माइक्रोकूलम, बीच की डिस्टेंस क्या हो गई r, ठीक है, बीच की डिस्टेंस क्या हो गई r हो गई, ठीक है। अब देखिए फोर्स निकालिए, तो फोर्स क्या हो जाएगा कि Q1 यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻6, Q2 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर r स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर r स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, तो F इज इक्वल टू K 6 इंटू 10⁻12 अपॉन r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 में 1 का डिवाइड करिए, 2 में 1 का डिवाइड करिए, तो देखिए F लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 40, कितना है 40, तो F अपॉन 40 हो गया। अब देखिए K अपॉन r स्क्वायर कर जाएंगे, कितना आ जाएगा 6 इंटू 10⁻12 अपॉन कितना है 24 इंटू 10⁻12 -12 चले गए, 6 4 24, 4 10 40, F आ गया आपका 10 न्यूटन। बात समझ में आई कि नहीं आई? फोर्स कितना आ गया आपका 10 न्यूटन आ गया। तो कभी भी क्वेश्चन में कहे कि -5 या प्लस का 5, आप सीधे ऐड कर दो, तो 3 में -5 ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा -2 माइक्रोकूलम। 8 में -5 को ऐड करोगे तो 3 माइक्रो, भाई माइनस है ना, तो माइनस को सब्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2, 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रोकूलम and 5 microcoulomb are separated by a certain distance, are separated by a certain distance, what will be the ratio of, what will be the ratio of force acting on these two, force acting on these two, ठीक है। अब देखिए हम लोग ने क्या पढ़ा था, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो चार्जेस हैं, मान लीजिए दो चार्जेस हैं, +1 माइक्रोकूलम और दूसरा है +5 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r मान लेते हैं,
अब ये कह रहा है कि बताइए इन दोनों चार्जेस पर जो फोर्स लगेगा उसका रेशियो क्या होगा। अभी बताया था मैंने कि दो चार्जेस के बीच कोई भी फोर्स लगेगा, वो फोर्स दोनों चार्जेस पर सेम लगेगा। इन दोनों के बीच फोर्स मान लीजिए, सपोज कर लेते हैं 10 न्यूटन आ रहा है। दोनों चार्जेस के बीच फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। तो ये 10 न्यूटन इस पर भी लगेगा और ये 10 न्यूटन इस पर भी लगेगा। तो पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स उन दोनों चार्जेस पर इक्वल होगा। तो इसका मतलब अगर 1 माइक्रोकूलम पर मान लो फोर्स F1 है और 5 पर F2 है, तो F1 अपॉन F2 गलत ना करना, कितना आ जाएगा? 1:1 आएगा कि नहीं आएगा? मैंने क्या बताया था, दोनों चार्जेस पर फोर्स का रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, ठीक है ना, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, टू चार्जेस ऑफ two charges of 40 microcoulomb and minus 20 microcoulomb are placed at a certain distance apart. At a certain distance apart. Certain distance apart. They are touched and kept at. They are touched and kept at the same distance. Find the ratio of initial and final force. Find the ratio of initial and final force। ठीक है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल फोर्स। ठीक, अब देखिए इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था -5 माइक्रोकूलम को अलग, दोनों चार्जेस को इंडिविजुअल दिया गया था। ठीक है ना, इसी टाइप का कुछ ये है। ठीक, देखिए इन्होंने क्या कहा, एक 40 माइक्रोकूलम चार्ज है और एक -20 माइक्रोकूलम चार्ज है। बीच की डिस्टेंस r मान लेते हैं। अब दोनों ही कंडीशन में डिस्टेंस क्या है? सेम है। दोनों ही कंडीशन में डिस्टेंस क्या है? सेम। तो अगर मैं फार्मूला लिखूं दोनों के बीच का फोर्स का, तो K Q1 Q2 अपॉन r²। K भी कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है। K भी कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है। अगर इनिशियल फोर्स F1 मान लूं और फाइनल फोर्स F2 मान लूं, F1 क्या है? इनिशियल फोर्स और F2 क्या है? फाइनल फोर्स। अब अगर मैं लिखूं कि F1 अपॉन F2 इजिकल टू क्या हो जाएगा? K और r² कांस्टेंट है, यानी कि Q1 इंटू Q2, बाद में चार्ज मान लेते हैं Q1 डैश इंटू Q2 डैश। बाद में कितना चार्ज आ जाएगा? देखिए ये तो हो गया, हमें मालूम है कि Q1 की वैल्यू है 40 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू है 20 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब इन दोनों को टच करा दिया। अब जब इन दोनों को टच कराएंगे, तो टच कराएंगे जरा दोनों को, तो जब टच कराएंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 40 ये है, -20 ये, 40 - 20 कितना बचा? 40 - 20 कितना बचा? 20 माइक्रोकूलम। जब इन दोनों को टच कराया तो अब टोटल चार्ज हो गया कितना? 20 माइक्रोकूलम। अब इसको दोबारा अगर आप r डिस्टेंस पर रखोगे तो ये जो टोटल चार्ज आएगा टच कराने के बाद, ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा दोनों चार्जेस। मतलब जब हमने टच कराया तो 40 - 20 कितना आ गया? 20 माइक्रोकूलम। अब इन दोनों को हमने अलग कर दिया, जुदा कर दिया।
सेम डिस्टेंस, पहले भी आर फिर भी आर। अब ये 20 माइक्रोकूलम चार्ज क्या होगा, कभी भी दो चार्जेस को टच कराएंगे और फिर दोबारा सेपरेट करेंगे तो उन दोनों चार्जेस पर इक्वल चार्ज, दोनों पॉइंट चार्ज पर इक्वल चार्ज आ जाएगा। मतलब पहले निकाल लीजिए टोटल कितना हो गया 20, इसका मतलब 10 माइक्रोकूलम यहां आ जाएगा और 10 माइक्रोकूलम यहां आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? 10 माइक्रोकूलम यहां आ जाएगा और 10 माइक्रोकूलम यहां आ जाएगा। तो समझ में आया नहीं है? दोनों को क्या करो, टच कराओ, टोटल चार्ज निकाल लो। मान लो +20 होता तो कितना हो जाता, 60 हो जाता कि नहीं हो जाता, 60 हो जाता। 60 होने के बाद क्या करते हैं, जब दोनों को सेपरेट करते हैं तो 30 दोनों में चला जाता। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक, अब फोर्स निकाल लीजिए, अब फोर्स निकालिए। ठीक, फोर्स निकाल लीजिए। फोर्स कितना आएगा, ठीक है, फोर्स कितना है। तो पहले एक काम करिए, हाँ चार्ज देखिए, Q1 Q2 लिख लिया हमने, तो Q1 डैश कितना हो जाएगा 10 माइक्रोकूलम और Q2 डैश कितना हो जाएगा 10 माइक्रोकूलम। मैंने क्या बताया, इनिशियल अपॉन फाइनल, यानी कि F1 अपॉन F2, Q1 Q2 अपॉन Q1 डैश Q2 डैश। Q1 Q2 कितना है 40 इंटू 20, 40 इंटू 20। ये कितना है Q1 डैश 10 इंटू 10, Q2 डैश 10, 0 0 चला गया, कितना आ गया 8:1। इनिशियल और फाइनल फोर्स का रेशियो आ गया 8:1। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड two charges equal in magnitude and opposite in polarity पोलैरिटी का मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, अपोजिट पोलैरिटी का मतलब, ठीक है। आर प्लेस्ड at a certain distance apart, and force acting between them is F. If 75% charge of one is transferred to other, then the force between them is, then find the force between them. ठीक, देखिए इन्होंने कहा कि दो इक्वल चार्जेस है, पोलैरिटी में अपोजिट है। पोलैरिटी में क्या है, अपोजिट। मतलब मान लीजिए इस पर +Q है और इस पर -Q है, ठीक। पोलैरिटी में क्या है, अपोजिट है। पोलैरिटी में क्या है, अपोजिट, एक प्लस एक माइनस, और मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम। इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं R। इन्होंने कहा इनके बीच फोर्स F है, ठीक है।
तो F इजिकल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q है, Q2 भी Q है अपॉन R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ठीक है, ये F हो गया। अब ये कह रहे हैं कि एक चार्ज का 75% दूसरे में दे दिया जाता है। मान लीजिए इस चार्ज का 75% इस चार्ज को दे रहे हैं, कितना 75%। पहले आप क्या करिए, Q का 75% निकालिए, ये 75% माइनस Q को मिला है तो इसमें ऐड कर दीजिए, तो Q का 75% कितना होगा, Q का 75 Q इंटू 75 अपॉन 100, 25 3 जा 75 4 जा 100, कितना आ गया 3Q/4, यानी कि Q का 3Q/4 माइनस Q को दे दिया गया, Q का 3Q/4 माइनस Q को दे दिया गया, तो माइनस Q पे कितना चार्ज हो गया, तो माइनस Q प्लस कितना चार्ज मिला इसको 3Q/4, तो कितना आ गया माइनस का Q/4। देखिए सॉल्व करिए, आगे नहीं आगे। यानी कि अब जो कंडीशन होगी क्या होगी कि अगर मैं दो चार्ज बनाऊं तो अब इस पर कितना चार्ज बचा, Q में से 3Q/4 चला गया, तो Q माइनस 3Q/4 करिए, तो 4Q यानी कि Q/4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी कि Q में से 3Q/4 गया तो इस पर कितना बचा Q/4, और माइनस Q को जब 3Q/4 मिला तो इसको कितना बचा माइनस का Q/4, बचा कि नहीं बचा। ठीक है, और बीच की डिस्टेंस क्या है, देखिए दोनों को सेम डिस्टेंस पर रखा गया, ये डिस्टेंस R ही सपोज कर देंगे। अब देखिए ये प्लस का Q/4, ये माइनस का Q/4, बीच की डिस्टेंस R, निकालिए फोर्स। मान लीजिए F डैश है तो क्या आएगा K Q1 Q/4 Q2 Q/4, बीच की डिस्टेंस R स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना आ गया, ये आ गया K Q स्क्वायर बाय 16 अपॉन R स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन 1 मानिए और इसको इक्वेशन 2 मानिए, अब डिवाइड कर दीजिए ये F डैश, तो देखिए इक्वेशन 2 में 1 का डिवाइड करिए तो F डैश अपॉन F कितना हो जाएगा, ये है K Q स्क्वायर बाय 16 अपॉन R स्क्वायर होल, कितना आएगा K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। देखिए K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर कर जाएंगे। ठीक है, कितना बचा ये, तो 1/16, यानी कि F डैश अब आपका हो गया F/16, F डैश क्या हो गया F/16। ठीक है, यानी इनिशियल 4 का 1/16 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो बेसिक न्यूमेरिकल है कूलम्स लॉ के, ये आपको आने चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स क्या बताता है, देखिए कुछ नहीं है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक चार्ज है Q, अब यहां पर एक चार्ज है Q1, यहां पर एक चार्ज है Q2, यहां पर एक चार्ज है Q3। अब यह पूछ रहा है कि बताइए Q पर नेट फोर्स क्या होगा। तो देखिए ये फोर्स Q1 कितना फोर्स लगाएगा, मान लीजिए F1 लगाएगा, तो ये F1 हो गया। Q2 कितना फोर्स लगाएगा, F2 लगाएगा, तो मान लीजिए F2 हो गया। Q3 कितना फोर्स लगाएगा, F3 लगाएगा, तो मान लीजिए F3 हो गया। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें यह बताता है कि किसी भी चार्ज पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा, वो हर एक चार्ज जितना फोर्स लगाएगा उस चार्ज पर, इस चार्ज पर निकालना है फोर्स,
तो ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा, ये वाला भी लगाएगा, ये वाला भी लगाएगा। तो इंडिविजुअल चार्जेस जितने भी फोर्स इस क्यू पर लगाएंगे उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम इक्वल होगा उस चार्ज पर लगने वाले नेट फोर्स, उस चार्ज पर लगने वाले नेट फोर्स के। बात समझ में आई कि नहीं? इसको अगले लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, इस पर बेस न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। और जब आपका थोड़ा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो आप चिंता मत करिए, आपकी एनसीईआरटी भी कंप्लीट होगी, आपकी मेंस तक का क्वेश्चन होंगे, नीट के क्वेश्चन होंगे, और जिस भी बोर्ड से आप पढ़ रहे होंगे वो बोर्ड भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं।